हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का हिंदी और हिंदी का चैप्टर 4 में है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर साहब। और आज हम इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 20 MCQ क्वेश्चन लेकर के आए इस चैप्टर से, जो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन होंगे और उन पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो अब तक जितने भी बच्चे इस क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, MD क्लासेस बाय जाहिद सर, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और पूर्णिया में जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और पूर्णिया में आप भट्टा बाज़ार में हैं तो ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डियर जाहिद सर के यूट्यूब चैनल पे आप जाएं और वहां से जा कर के आप इस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ से लाइव क्लास आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का लाइव क्लास, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सभी क्लास को आप वहाँ पे देख करके अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हिंदी है, 100 मार्क्स का हिंदी होता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्लास 12 आर्ट्स का है, क्लास 12 आर्ट्स का है, इस बात को ध्यान में देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर साहब। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर साहब बहुत बड़े कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर साहब, जिनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले से है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेखक का परिचय हम बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर साहब एक राष्ट्र कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर साहब एक राष्ट्र कवि थे। ये उपाधि, इनको राष्ट्र कवि का उपाधि भी मिल चुका है। और इनका जन्म का बात करें तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। निधन इनका 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। इनका जन्म स्थान आप लोगों को बता दें तो जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार के रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर साहब। आप लोग ये भी जानते होंगे सिमरिया घाट वहीं के जो है ये रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर साहब। इनके माता पिता का नाम बता दें तो माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इनके रामधारी सिंह दिनकर साहब के पिताजी का नाम क्या था? तो रवि सिंह नाम था और इनके माताजी का नाम मनरूप देवी था। पत्नी का नाम याद रखना, श्यामवती देवी। पत्नी का क्या नाम था? तो श्यामवती देवी नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं इनके और भी प्रमुख बातें। तो इनकी प्रमुख जो कृतियां थे, काव्य था, तो उसमें से एक था रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रथी, उर्वशी, है ना, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारा का सारा इनका जो है ना कृतियां थी, प्रमुख कृतियां। इन सभी कृतियों में से ना एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रमुख कृतियां इनके गद्य से, ये काव्य से था और गद्य से देखिएगा। प्रमुख कृतियां जो था जिसमें संस्कृत के 4 अध्याय हैं, जिस पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी मिला हुआ है। मृत्यु की ओर, काव्य की भूमिका, बहुत सारे ऐसे हैं। इनको सामान्य पुरस्कार जो मिला है, साहित्य अकादमिक पुरस्कार और पद्म
भूषण पुरस्कार भी 1959 में मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। पाठ का परिचय आप देख सकते हैं यहाँ पर। अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से दिनकर जी ने समाज में स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और उनके सह आश्रित का वकालत की है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती, याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितने बच्चे नए हैं आप इस सारे टॉपिक को लिख सकते हैं, या नहीं तो दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध में हम लोग उनके जो मुख्य बातें हैं, जो पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखिए, सह आश्रित का प्रतीक, अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं। एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। यदि पुरुष में नारी के गुण जैसे दया, क्षमा, कमिलता आए जाए तो उनकी मर्दानगी कम नहीं होती, बल्कि पूर्णता आती है। ऐतिहासिक और समानता और पराधीनता, दिनकर जी के अनुसार नारी का पराधीनता तब शुरू हुई जब मानव ने समाज में कृषि का आविष्कार किया था। कृषि के कारण पुरुष बाहर काम करने लगा और नारी घर के भीतर सिमट गई। यहाँ से जिंदगी दो हिस्सों में बट गई थी। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। नारी अपने आश्रित के लिए पुरुष पर पूरी तरह से निर्भर हो गया। नारी जो है अपने आश्रित को किसके ऊपर निर्भर हो गया? पुरुष के ऊपर वो निर्भर हो गए थे। ये चीज को याद रखिएगा। उसकी स्वाधीनता नष्ट हो गई। चलिए, यहाँ तक जितने बच्चे लिख लिए हैं सभी को यहाँ से जो है आप एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। एक बार आप इसको देख करके क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको फिर अगला पॉइंट देख लिए, प्रवृत्ति के मार्ग बनाम निवृत्ति मार्ग। ओके, निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग। जिन पुरुषों ने आनंदमय गृहस्थ जीवन को चुना, उन्होंने नारी को गले लगाया और उसे सम्मान दिया। ये प्रवृत्ति मार्ग का कहना है। और निवृत्ति मार्ग का क्या बात है, देख लीजिए। निवृत्ति मार्ग, जिन्होंने मोक्ष संन्यास को चुना, उन्होंने नारी को मुक्ति के मार्ग में बाधक मानकर उसका तिरस्कार किया। जैसे कि बुद्ध और महावीर के समय में भी भिक्षुणु बनने की अनुमति बाद में दी गई थी। साहित्यकारों के दृष्टिकोण से आलोचना, दिनकर जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी और प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों की भी आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने नारी को केवल कोमलता, आकर्षण और भोग की वस्तु के रूप में देखा है। ठीक है। प्रेमचंद ने लिखा था कि जब पुरुष के नारी गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। दिनकर जी इस विचार का पुरजोर खंडन करते थे। निष्कर्ष क्या बात रहा कि प्रत्येक नारी के भीतर एक नर पुरुषोत्तम अंश होना अनिवार्य है, ताकि समाज का संतुलन बराबर हो सके। समाज का संतुलन क्या हो सके? बराबर हो सके बेटा। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए आप एक बार।
सभी लोग इसको एक बार लिख लीजिए फटाफट। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी जाइए और यूट्यूब चैनल पे लिखिए डियर जाहिद सर, ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव। यहाँ से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव। बीस ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ निबंधकार कौन है। अभी आप देखे थे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि अर्धनारीश्वर के लेखक जो थे, अर्धनारीश्वर के लेखक वो हमारे लेखक जो थे वो थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर साहब। कौन थे? रामधारी दिनकर साहब। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था भाई, बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म जो है बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय। बेगूसराय में कहाँ? तो भाई सिमरिया में। सिमरिया में था। ओके, तो बिहार में हुआ था। सी नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद चलिए आगे का क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था ये बताना है। मतलब रामधारी सिंह दिनकर रामधारी रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म कब हुआ था ये चीज बताना है। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था बेटा। 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 में क्या हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किसका कपिलतु रूप है। अर्धनारीश्वर जो था वो किसका रूप था? तो वो था शिव का। शिव और पार्वती का, आधा नारी का आधा नर का, याद रखना। तो इनका जो है किसका था भाई? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पर आ जाता है 5 कि दिनकर जी को किस कृति के लिए राष्ट्रीय भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपको बताना है कि दिनकर जी को किसके लिए जो है ना पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी चीज़ों को और इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमने उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाद बाकी आप बुक को पढ़िएगा तो जितना हम बता रहे हैं इतना आप कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से और क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। जितना हम अभी आपको बता देंगे इतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस चैप्टर के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि नारी 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 की पराधीनता कब से शुरू हुआ था। तो नारी का पराधीनता जो शुरू हुआ था बाबू, वो शुरू हुआ था हमारा कृषि कृषि के आविष्कार से। कब से हुआ था? तो कृषि के आविष्कार से शुरू हुआ था, इस बात को ध्यान देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन लिखता है कि संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। संस्कृत के अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था। क्या सही है? आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं और आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरीक़ा से सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। तो अब बताइए कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, बताओ बेटा। जिनको पता है बताना कमेंट बॉक्स में। क्या नाम था बेटा? रवि सिंह। याद रखिएगा, दिनकर साहब के पिताजी का नाम था रवि सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने किसने दी और वे किस रूप से प्रसिद्ध थे। राष्ट्रीय कवि का उपाधि किसने दिया था और उन्होंने इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिन्होंने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि थी, उन्होंने किस रूप में प्रसिद्ध है? तो उन्होंने भी राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, यह कथन किसने बोला था? यह कथन किसने बोला? दिनकर जी ने, प्रेमचंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, प्रसाद जी ने। बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? तो प्रेमचंद्र जी ने कहा था। प्रेमचंद जी का कहना था, जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह क्या हो जाता है? देवता बन जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में बोलता है दिनकर जी का माता का क्या नाम था। क्या मनरूपी देवी था, फूल रानी, पार्वती देवी, श्यामावती? बताइए क्या नाम था। कमेंट करके जल्दी बताइए क्या नाम था। याद रखिएगा कि दिनकर जी के माता जी का जो नाम था वो नाम जो है मनरूप देवी था। मनरूप देवी, ए नंबर इसका आंसर देगा, मनरूप देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? जिला का नाम बताना है। याद रखिएगा, जिला का नाम है बेगूसराय।
क्या नाम है? बेगूसराय। आंसर हो जाएगा बेगूसराय। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं, ये चीज बताना है। निवृत्ति मार्ग, तो निवृत्ति मार्ग जो बेटा वो है संन्यास मार्ग, जो संसार से विमुख हो जाए वही है निवृत्ति मार्ग। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख। 14 नंबर क्वेश्चन को ही देखते हैं, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना दिनकर जी का है बताना है, 14 नंबर का आंसर। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का है? तो कुरुक्षेत्र। क्या बेटा? कुरुक्षेत्र है इधर, ठीक है। दिनकर जी का ये रचना है कुरुक्षेत्र। ओके, कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है बेटा कि दिनकर जी का निधन कब हुआ? दिनकर जी का निधन कब हुआ ये चीज आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो याद रखिएगा, दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो 1974 में हुआ था। 1974 में उनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। ओके, ये चीज भी ध्यान में रखना है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 15 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। पुरुष में नारी का कौन सा गुण होना आवश्यक माना गया है? पुरुष में नारी का कौन सा गुण होना आवश्यक माना गया है, बताइए। 16 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा, पुरुष में नारी का जो माना गया है वो दया, क्षमा और कोमलता को माना गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए बहुत छोटा वीडियो है, आप लोगों को देखने में मजा आएगा और काफी इम्पोर्टेंट है हिंदी के लिए। जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो जरूर बताइएगा उन्हें। चैप्टर 4 हम पढ़ा रहे हैं, इससे पहले के सारे चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है और उनके ऑब्जेक्टिव को भी मैंने करा दिया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा ऑब्जेक्टिव जितना हम बता रहे हैं इन सभी ऑब्जेक्टिवों का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है, नर और नारी एक ही द्रव्य की डाली दो प्रतिमाएं हैं, किस पंक्ति में लिखा हुआ है? तो ये जो है किस पंक्ति में लिखा हुआ है इस चीज को ध्यान देना है। तो ये पंक्ति तो आप लोग तो अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, अभी पढ़े थे तुरंत। अर्धनारीश्वर में हमने बताया है ना। किसमें बताया? अर्धनारीश्वर में मैंने बताया। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, दिनकर जी का किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से अलंकित किया गया था? अलंकित किया गया था कब, बताइए तो। कब किया गया था अलंकित बाबू? तो याद रखिएगा 1959 में अलंकित किया गया था। दिनकर जी को किस पद्म भूषण से सम्मानित अलंकित किया गया था? तो 1959 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था?
नारियों को कौन सा अधिकार दिया था बेटा? याद रखिएगा, बुद्ध साहब गौतम बुद्ध साहब और महावीर स्वामी जी, इन दोनों ने, ये जैन धर्म के और ये बौद्ध धर्म के, याद रखिएगा। तो इन्होंने भिक्षुनु और परवर्जिया होने का अधिकार दिया था, भिक्षुनी का अधिकार दिया था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 9, 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिट्टी की ओर दिनकर जी किस विधा की रचना है? मिट्टी की ओर किस विधा की रचना है? वो गद्य निबंध की रचना है, इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम लोग आ जाते हैं नीचे। सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग जो है आराम से लिख लीजिएगा, और पहले आप कोशिश करिएगा जितना थ्योरी हम पढ़ाएं उस थ्योरी का समझने के लिए, उस थ्योरी को आप समझ लेते हैं तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ना, अभी जो आपको बताया, देखिए बुद्ध साहब महावीर साहब ने भिक्षुनु बनने का अनुमति दी थी, याद रखिएगा। निवृत्ति में क्या हो गया था? सन्यासी, मोक्ष और सन्यासी का बात किया था। ये भी क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा गया था, ये वाला शिव और पार्वती वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है साहित्यक से, एक क्वेश्चन आपका उर्वशी वाला, सब उर्वशी आया है। एक क्वेश्चन आपका कुरुक्षेत्र से पूछा गया है। ये सब देखिए, इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन को देखने के लिए समझना। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आया है श्यामवती देवी से। एक क्वेश्चन आपके उसके पिताजी, उनकी पत्नी मनरूपी देवी, वो किस राज्य से हैं? बिहार। किस जिले से हैं? बेगूसराय। ये सारा सवाल पूछा है अभी तुरंत जस्ट। उनका जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? सारे उनको उपाधि किस चीज से मिला था? ये सारा का सारा बाबू क्वेश्चन था। तो जितने बच्चे अभी लाइव में ज्वाइन हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। शेयर का मतलब आप अपने व्हाट्सएप पे, है ना, अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने इंस्टाग्राम है तो आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, फेसबुक के स्टोरी पे आप लगा सकते हैं। एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो वंचित हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके हिंदी का आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जितने बच्चे नए हैं आप डियर जाहिद सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल पे जा करके आप लिखिएगा MD क्लासेस बाय जाहिद सर, वहाँ पर आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। चौथा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे चैप्टर 5। चलिए, आज जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं 10th क्लास या 9th क्लास या 8th क्लास, उनको किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके उन वीडियो को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।